देखिए कल हम लोग जो है कुछ थर्मोडायनेमिक कंडीशंस की बात किए थे, है कि यदि हम किसी गैस को, आइडियल गैस को आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहे हैं, आइसोथर्मली यदि एक्सपेंड कर रहे हैं तो उस समय डेल्टा ई और डेल्टा एच क्या होता है, ये दोनों ज़ीरो होता है। और यदि एडियाबैटिक कर रहे हैं तो उस समय डेल्टा ई कितना होता है, सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा एच कितना होता है, सी पी डेल्टा, यही ना होता है? ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि आइसोथर्मल का यदि कोई क्वेश्चन है तो ये कंडीशन लगेगी, एडियाबैटिक का कंडीशन है तो ये को। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था, आइसोथर्मल के केस में पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किस केस में, आइसोथर्मल ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, और यही आपका बॉयल्स लॉ भी है। यदि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है और दो इनिशियल और फाइनल स्टेट को हमको देखना होगा प्रेशर वॉल्यूम, तो हम लिख सकते हैं क्या, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्लियर है? लेकिन जब एडियाबैटिक के केस में आते हैं तो यही PV एक्चुअली है क्या, PV एक्चुअली क्या, वर्क डन, क्या है, वर्क डन ही तो है? लेकिन जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो यही वर्क डन आपका क्या हो जाता है, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, ठीक ना। यदि एडियाबैटिक केस होगा, सॉरी कांस्टेंट एडियाबैटिक केस है ना, PV टू द पावर गामा, जहाँ गामा क्या है, CP अपॉन CV है, और गामा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से ज़्यादा होती है। क्यों 1 से ज़्यादा होती है, बिकॉज CP इज ग्रेटर देन CV ऑलवेज। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि यदि वर्क डन एडियाबैटिक के केस में हमको निकालना होगा तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये दिमाग में आपके हमेशा होना चाहिए। क्वेश्चन में आए तो क्वेश्चन आप क्या कहेंगे, देखेंगे कि एडियाबैटिक कंडीशन है कि आइसोथर्मल कंडीशन है, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि एक सेम कंडीशन में आइसोथर्मल वर्क डन ज़्यादा होगा कि एडियाबैटिक वर्क डन ज़्यादा होगा। है, किसी गैस को एक बार हम आइसोथर्मल कंडीशन में एक्सपेंड करें और दूसरे केस में एडियाबैटिक कंडीशन में एक्सपेंड करें तो वर्क डन हमको किस में ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए इसको मिटा देना, ये तो नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, हेडिंग डालिए, कंपैरिजन बिटवीन comparison between isothermal and adiabatic expansion। ठीक है, तो ए हम लेके चल रहे हैं क्या, आइसोथर्मल एक्सपेंशन।
ठीक है, फिर समझ लीजिए हमारी कोई गैस आइडियल गैस है जिसकी ये क्या है, इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट में प्रेशर पी आई बना लीजिए और वॉल्यूम वी आई आप कर लीजिए, ये इसका इनिशियल स्टेट है। अब हम इस गैस को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। किस कंडीशन में, आइसोथर्मल कंडीशन में। तो जब आइसोथर्मल कंडीशन में एक्सपेंड होगी तो कुछ प्रेशर होगा ना गैस का, है? तो आइसोथर्मल कंडीशन में जब गैस एक्सपेंड हो रही है तो फाइनल जो है हम मान के चल रहे हैं इसका प्रेशर मान लीजिए क्या है, पी आइसो, यानी आइसोथर्मल कंडीशन में एक्सपेंड हुई। और वॉल्यूम यहाँ क्या है, वी एफ मान लिया जाए, समझ आया ना, पी आई वी आई और पी आइसो। और ये आइसो इसलिए लिखा गया क्योंकि हमको क्या करना है, कंपैरिजन करना है किससे, एडियाबैटिक। जब एडियाबैटिक लिखेंगे तो यहाँ एडियाबैटिक लिखेंगे, पी एडियाबैटिक लिख देंगे, ठीक। तो इस सिचुएशन में यदि हम अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, पी आई वी आई इज इक्वल टू पी आइसो वी एफ लिख सकते हैं ना, है, या वी फाइनल अपान वी आई की वैल्यू कितनी होगी, पी आई अपान पी आइसो, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब डी लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में भी क्या है, ये इनिशियल स्टेट है और ये इसकी फाइनल स्टेट है। तो यहाँ क्या होगा, पी आई वी आई, और चूंकि एडियाबैटिक कंडीशन में है तो पी एडियाबैटिक और वी फाइनल हो जाएगा, ठीक। अब इस दौरान जब हम वर्क डन की बात करेंगे तो क्या लगेगा फार्मूला, बताइए, है, हाँ, यानी पी आई वी आई टू द पावर गामा इज इक्वल टू पी एडिया वी एफ टू द पावर गामा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, वी एफ अपान वी आई टू द पावर गामा इज इक्वल टू पी आई अपान पी एडियाबैटिक, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब चूंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, गैस के एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो यदि गैस के एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो गैस का फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा, है, ज़्यादा होगा ना। सिंस फॉर expansion Vf is always greater than Vi, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? एंड गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, होता ही है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी एफ अपान वी आई की जगह क्या लिखा सकता है, पी आई अपान पी आई सो लिखा जा सकता है ना, है, कहीं गलत हो रहा है क्या, पी आई अपान पी आई अपान
पी एडियाबैटिक, ठीक है। अभी इसको ये मत लिखिए, ये गड़बड़ हो गया। इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इक्वेशन 1 और 2 में वी एफ अपान वी आई और वी एफ अपान वी आई टू द पावर गामा को कंपेयर करेंगे तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा होगी कि ये ज़्यादा होगी, है ये वाली ज़्यादा होगी टू द पावर गामा है। देयरफॉर वी कैन राइट वी एफ अपान वी आई, हम गलत लिख दिए थे, ग्रेटर गामा इज ग्रेटर देन क्या होगा, वी एफ अपान वी आई। अब जब वी एफ अपान वी आई गामा इज ग्रेटर देन, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी आई अपान पी एडिया इज ग्रेटर देन पी आई अपान पी आइसो होगा। ये कट गया, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ठीक। तो हम लिख सकते हैं क्या, पी आइसो इज ग्रेटर देन पी एडियाबैटिक। क्या निकल के आया, पी आइसो इज ग्रेटर देन पी एडियाबैटिक। इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे हम ये समझ रहे हैं कि जब हम गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं, ये मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, ये आइसोथर्मल केस में है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडियाबैटिक केस में एक्सपेंड कर रहे हैं। तो सेम वॉल्यूम के एक्सपेंशन में, ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा, सेम वॉल्यूम के एक्सपेंशन में किस पे वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, एडियाबैटिक में, क्योंकि प्रेशर जो है हमको नहीं एडिया नहीं, आइसोथर्मल में, क्योंकि आइसोथर्मल का प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वर्क डन एक्चुअली होता क्या है, वर्क डन P डेल्टा V। यदि दोनों कंडीशन में डेल्टा V1 V2 सेम रखें तो वर्क किस में ज़्यादा करना पड़ेगा, आइसो वाले कर्व में ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आइसो में ज़्यादा करना पड़ेगा तो वर्क डन आइसोथर्मल वर्क डन ज़्यादा कहलाएगा, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर इसको आपको फिर पूरा करा देंगे।
ये हिस्सा मिटा दें इधर वाला। अच्छा, इसको हम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ से भी समझने की कोशिश करते हैं। इधर आपका वॉल्यूम है, इधर क्या है, प्रेशर। ये आपका VI यानी इनिशियल वॉल्यूम है, और ये क्या है, VF यानी फाइनल वॉल्यूम है। ठीक, जो पॉइंट A दिखा रहा है कर्व का, वो एक्चुअली क्या है, इनिशियल स्टेट है। क्या है, इनिशियल गैस की क्या है, इनिशियल स्टेट है। अब हमने एक प्रेशर लगाया और गैस का वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से बढ़ा के हमने क्या किया, फाइनल वॉल्यूम किया। तो एक कंडीशन में ग्राफ ये मिला, और दूसरे कंडीशन में वही वॉल्यूम चेंज हमने किया तो ये कंडीशन ग्राफ मिला। ठीक, तो यदि हम आपसे पूछें इसमें से कौन सा आइसोथर्मल वाला ग्राफ होगा, कौन सा एडियाबैटिक वाला ग्राफ होगा, तो आप कैसे बताएंगे? तो बताइए कौन सा आइसोथर्मल का होगा? क्यों? प्रेशर कैसे बता रहे हैं ज़्यादा है, बताइए। इस कंडीशन में तो प्रेशर दोनों का बराबर है, चाहे जब वेरी गुड, फाइनल स्टेट पे इसका प्रेशर या किसी भी स्टेट पे देखेंगे तो इसका प्रेशर आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने क्या समझाया था, ग्राफ देख करके आप सीधे निकालेंगे क्या, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? ग्राफ से वर्क डन कैसे निकालते हैं, भूल गए? हाँ, उस ग्राफ के अंडर जितना एरिया आएगा वही उसका वर्क डन होगा। पहला ग्राफ आपका क्या है, ये वाला है, तो इसके अंडर एरिया क्या आएगा, यहाँ से डाला तो एरिया पूरा ये आएगा है। दूसरे ग्राफ का क्या आएगा, सिर्फ यही आएगा ना, तो इससे कम हुआ कि नहीं हुआ है? तो यानी इसको A बना लीजिए, इसको B बना लीजिए, इसको C बना लीजिए, इसको पॉइंट D बना लीजिए। तो A B C D, ठीक है, इसके अंडर जो एरिया आ रहा है वो क्या है, आइसोथर्मल वर्क डन है। इसको यदि E बना ले तो AECD ये किसका वर्क डन होगा, एडियाबैटिक का वर्क डन आपका होगा। तो यह ग्राफ आपको दिखा रहा है क्या, आइसोथर्मल चेंज के लिए, और ये दिखा रहा है एडियाबैटिक चेंज के लिए आपको दिखा रहा है। मान लीजिए इस पॉइंट पे हम कंसीडर करें, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ के ये आइसोथर्मल के ग्राफ का है ना ये, तो ये क्या होगा, P आइसो कहलाएगा। और चूंकि इसी वॉल्यूम पे देखना है तो इसके वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग एडियाबैटिक का यहाँ पे कहीं प्रेशर होगा, P एडियाबैटिक प्रेशर ये आपका कहलाएगा। तो ग्राफ से भी आप बता सकते, दो ग्राफ दिया रहे तो कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक है। जो चीज़ हमने पहले डिस्कस किया था उसको इस तरीके से प्रूफ करके बताया जा सकता है कि
वर्क डन फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वर्क डन फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यहाँ पे जो एरिया है ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क डन फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसी तरीके से एरिया AECD, AECD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क डन फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो इतना उतार लीजिए ग्राफ से भी। एक और लिख लीजिएगा नीचे वहीं पे, सिंस पी आइसो इज ग्रेटर देन पी एडियाबैटिक, देयरफॉर वर्क डन involved during isothermal expansion is always greater than adiabatic expansion।
वर्क डन इन्वॉल्व INVOLV इन्वॉल्व ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इधर मिटा दे। देखिए आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया है? समाप्त हो गया। समाप्त होने का मतलब ओवर हो गया। ओवर होने का मतलब समाप्त हो गया, मतलब ख़त्म नहीं हुआ, मुआ नहीं गया है। मतलब अब आपको फर्स्ट लॉ से संबंधित जानकारी हो गई होगी। क्या क्या जानकारी हो गई कि फर्स्ट लॉ क्या होता है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे कितने तरह की एनर्जी को हमने डिस्कस किया। कितने तरह की एनर्जी को? एक इंटरनल एनर्जी और दूसरी एंथैल्पी। ठीक है। इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। ठीक। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, W बराबर क्या होता है? PV या P डेल्टा V होता है। P हमारा क्या है? V हमारा क्या है? स्टेट फंक्शन है। यदि आपसे पूछा जाए वर्क डन क्या होगा है? स्टेट फंक्शन होगा। यानी वर्क डन जो है स्टेट फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू जो है पाथ पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करनी चाहिए। कितने लोग सहमत हैं इसकी बातों से? है ऐसा कुछ नहीं। यदि होगा तो होगा, तो नहीं होगा तो नहीं होगा। होना चाहिए नहीं। आप कहना इन्होंने कह दिया सीधे सीधे ये स्टेट फंक्शन है, आप क्या कहते हैं, है कि नहीं है? है? ये तो बड़ा अजीब सा जवाब हो गया यार। डेमोक्रेसी में तो बड़ा आपको पढ़ा दिया गया, उस पढ़ाए जाने के आधार पे मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, तो इन्होंने तो कहा हाँ भाई, लोकसभा में डिबेट होती है पहले, फिर पूछा जाता है कौन इसके पक्ष में, और विपक्ष में लोग हाथ उठाते हैं, गिनती होती है, जिसका बहुमत ज़्यादा होता है वो डिबेट पास होती है या नहीं होती है। तो इन्होंने कहा, मैंने एक चीज़ उठाया मुद्दा कि वर्क स्टेट फंक्शन है कि नहीं है, इन्होंने कहा है। बाकी लोग की क्या राय है? नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? यदि होगा तो ये बताएंगे, नहीं होगा तो आप बताइए तब। कैसे? इसका तो हमने एक अच्छा सा उदाहरण आप लोग को इसीलिए बताया था कि जल्दी से, इसीलिए मैंने बताया था कि आप लोग इसको जल्दी से समझ जाएंगे। मैंने क्या कहा था, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है 10 माले की है, आपको 10वें माले पे जाना है, तो 10वां माला आपके लिए फाइनल स्टेट हुआ और ग्राउंड स्टेट क्या होगा? वो इनिशियल स्टेट होगा। अब इनिशियल स्टेट से 10वें माले जाने के लिए यात्रा को पूरी कराने के बाद 2 रास्ते हैं, एक लिफ्ट से जाने का है और एक सीढ़ी से जाने का है। तो एक बार आप चले जाइए, लिफ्ट से जाइए, फिर वापस आइए लिफ्ट से और दोबारा जो है सीढ़ी चढ़ के जाइए। तो किस रास्ते में जाने पे आपको थकान ज़्यादा लगेगी? सीढ़ी से। थकान मतलब आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ा। क्या करना पड़ा? वर्क ज़्यादा करना पड़ा। तो वर्क की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है?
पाथ पे डिपेंड कर रही है। देयरफॉर वर्क इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। वर्क भी स्टेट फंक्शन नहीं है, अमाउंट ऑफ हीट भी स्टेट फंक्शन नहीं है। जितने आपके स्टेट फंक्शन होते हैं, चाहे P हुआ, चाहे V हुआ, चाहे E हुआ, चाहे H हुआ, आगे चल के एंट्रोपी पढ़ेंगे, इन सबों को हम कैसे लिखते हैं? dP, dV, dE, dH, ds। ये क्या बता रहा है? चेंज बता रहा है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पे कितना हमारा प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, एनर्जी चेंज हुई। और यह dP, dV, dV किस पे? डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे। P फाइनल माइनस P इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल, E फाइनल माइनस E इनिशियल। ठीक है। यदि आपसे कहा जाए भैया प्रूफ दैट वर्क डन, जो आइडियल गैस का वर्क डन होता है, प्रूफ कीजिए कि वो स्टेट फंक्शन है कि नहीं है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? समस्या आ गई ना? कैसे प्रूफ करेंगे? तो कभी कभी मैथमेटिक्स में हमको कुछ प्रूफ करना होता है यदि, तो हम पहले से मान के चलते हैं वो है। देखिए बोल दे वो है और उसको प्रूफ करते चले आए। हम मान के चल रहे हैं वो है, जो चीज़ है उसके गुण धर्म के आधार पर उसको हम लिखते चले जाएं और लास्ट में देखें कि वो सही बैठ रहा है कि नहीं। यदि नहीं बैठेगा तो जो हम मान के चले हैं वो गलत मान के चले हैं। समझ गए? तो कोशिश करें, देखें कि W हमारा स्टेट फंक्शन है कि नहीं है। तो हम मान के चलते हैं लेट वर्क डन W इज ए क्या है? स्टेट फंक्शन। ठीक है। अब W को हम कैसे लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, या इसको ऐसे dV लिख लीजिए, B dV। ठीक है। चूंकि हम यहाँ पे क्या माने हैं? स्टेट फंक्शन है। यदि स्टेट फंक्शन है तो इसको हम W नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे? dW लिखेंगे ना। dW इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, या इसको लिख सकते हैं क्या? माइनस dW इज इक्वल टू, लिख सकते हैं? अब देखिए V नो, V इज द फंक्शन ऑफ क्या होता है? लिख सकते हैं आइडियल गैस क्या है भाई? PV इज इक्वल टू RT, यही है ना। तो V इज इक्वल टू R तो कांस्टेंट है, T अपान P। तो V किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। और V ऑलरेडी क्या है? स्टेट फंक्शन है ही है। तो जब स्टेट फंक्शन है तो dV बराबर क्या होगा बताइए? हाँ, डेल V बाई डेल T P dt प्लस डेल V बाई डेल P T dP। इक्वेशन नंबर 4। इस 4 से dV की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, W में कर देंगे, हो जाएगा पुट। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 तो
क्या हो जाएगा माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी, सब में ऐड कर दीजिए, यहाँ पे है पी डेल वी अपॉन डेल टी पी डी टी प्लस पी डेल वी अपॉन डेल पी टी डी पी। हो गया है? ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम कंडीशन लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। जब T कांस्टेंट रखेंगे तो dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा। तो यह इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस, हमने कंडीशन क्या दिया, T कांस्टेंट है, डी डब्ल्यू एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू, ये हिस्सा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं P डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट T। ठीक, इसको आप खींच के यहाँ ले आइए तो क्या हो जाएगा माइनस, जब खींच के इधर ले आएंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, कांस्टेंट T इज इक्वल टू P। सही है? अब देखिए, हमको ये प्रूफ करना है ना, ये स्टेट फंक्शन है। यदि स्टेट फंक्शन है तो इसको यूलर्स रेसिप्रोकल कंडीशन को ही फॉलो करना चाहिए। तो फॉलो कराने के लिए अभी हमने इसमें क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर है। अब हम इसको किससे करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो करेंगे, है डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, माइनस डेल अपान डेल टी, इस पूरे को डेल डब्ल्यू अपान डेल पी टी। अब चूंकि टी के रिस्पेक्ट पे क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। ठीक, तो जब इधर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इधर भी तो करना पड़ेगा। तो यानी डेल अपान डेल टी पी डेल वी अपान डेल पी टी एट कांस्टेंट टी, इधर भी होगा। तो इधर वाला तो सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डेल स्क्वायर डब्ल्यू अपान डेल टी डेल पी हो गया। अब इधर क्या, 2 है ना, एक को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस इस तरीके से करेंगे। तो पहले वो कांस्टेंट कर लीजिए, तो P ये क्या होगा, डेल अपान डेल टी डेल वी अपान डेल पी एट कांस्टेंट T, प्रेशर से हो जाएगा ये। ठीक, प्लस ये तो आपका क्या होगा, बाहर आ जाए, कांस्टेंट हो जाएगा, डेल वी अपान डेल पी टी, और ये हो जाएगा क्या, डेल पी अपान डेल टी एट कांस्टेंट P हो जाएगा। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट P है? ये हिस्सा 0 हो जाएगा ना। बताओ, बोलो भाई, किसी जब कांस्टेंट P है तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो यानी आपका हो जाएगा क्या, माइनस डेल स्क्वायर डब्ल्यू अपान डेल टी डेल पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, P अंदर ले जाएंगे तो ये डेल स्क्वायर V अपान डेल टी। एक तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 7 है। उतारना है तो हमको तो मिटाना पड़ेगा, इतना उतारेंगे, यहाँ तक उतार लीजिए फिर आगे समझाएं।
ये लेफ्ट हैंड साइड वाला मिटा देना इसको। अब देखिए इस इक्वेशन को हमने पहले एट कांस्टेंट टी किया था, अब इसी इक्वेशन को एट कांस्टेंट पी करेंगे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 उतार लीजिए उधर, फ्रॉम इक्वेशन 5 इफ p इज इक्वल टू कांस्टेंट देन dt इज इक्वल टू 0। तो उस केस में क्या हो जाएगा, माइनस dWp इज इक्वल टू, ये हिस्सा तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, p del v अपॉन del t p या माइनस del w अपॉन del t p इज इक्वल टू p del v अपॉन del t p। इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। अब इधर देख लीजिए जल्दी से, इस इक्वेशन में क्या आया, विथ रिस्पेक्ट टू t है डिफरेंशिएट, अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू p में हम करेंगे, जैसे वहाँ किए थे, वो t में था तो t पे किए थे, इसी तरीके से यहाँ कर लीजिए। माइनस डेल अपॉन डेल p डेल w अपॉन डेल t p, और इसी तरीके से यहाँ पे डेल अपॉन डेल p डेल v अपॉन डेल t p एट t हो जाएगा। तो इधर तो सिंपली हो जाएगा आपका क्या, माइनस डेल स्क्वायर w अपॉन डेल p डेल t। इधर जब आप चलोगे तो पहले क्या p को कांस्टेंट करो, तो अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल p डेल t हो जाएगा, है प्लस ये आपका क्या होगा, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के रूप में, डेल v अपॉन डेल t p, और जब इसको करोगे तो dp अपॉन dp क्या होएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 9 होगा, ठीक है। अब देखिए, सिंस w क्या है, स्टेट फंक्शन हम मान के चले हैं, तो देयरफॉर यूलर्स रेसिप्रोकल कंडीशन फॉलो करेगा, है। तो यानी डेल स्क्वायर w अपॉन डेल p डेल t की वैल्यू क्या होगी, डेल स्क्वायर w अपॉन डेल t डेल p होगी। तो ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, p डेल स्क्वायर v अपॉन डेल t डेल p इज इक्वल टू हो जाएगा p डेल स्क्वायर b अपॉन डेल p डेल t प्लस डेल v अपॉन डेल t p हो जाएगा ना। अब देखिए, वॉल्यूम हमारा ऑलरेडी क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो डेल स्क्वायर v अपॉन डेल t डेल p डेल स्क्वायर v अपॉन डेल p डेल t भी आपस में बराबर होंगे, p सेम है, तो ये पूरा कंडीशन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि v हमारा स्टेट फंक्शन है। कंफ्यूजन नहीं ना है? एक लाइन और लिख लीजिएगा, v स्टेट में, देयरफॉर डेल स्क्वायर v अपॉन डेल t डेल p इज इक्वल टू डेल स्क्वायर v अपॉन डेल p डेल t। अब ये आने के बाद कट पिट करके क्या आ जाएगा, डेल v अपॉन डेल t p इज इक्वल टू 0। तो आइडियल गैस के लिए क्या यह कंडीशन चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा, है? क्यों? यहाँ वॉल्यूम 0 थोड़ी ना, इन दोनों का क्या मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 का मतलब है वॉल्यूम इज
यहाँ ये बता रहा है वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ऐसा होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर घटाते बढ़ाते तो गैस का वॉल्यूम किस नियम के अनुसार घटता बढ़ता है? किस नियम के अनुसार घटता बढ़ता है? इधर मिटा दिए ला, समझा दे आपको। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? ये नहीं लिखे हैं? कहाँ तक नहीं लिखे हैं? ऊपर की 2-3 लाइनें लिख लिए होंगे ना, पूरा नहीं। अब समझ लीजिए, यहाँ पे देख लिया। अब हम समय हो रहा है ना, अब इसके बाद जो है आप देखिए, बट फ्रॉम द चार्ल्स लॉ क्या होता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर P, यही ना होता है? सोचिए मत, जाके इंटर किताब देखिएगा, यही होता है, हैं? यदि ये होता है, हैं? तो यदि हम इसका जो है इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करें, डेल V अपॉन डेल T, किस कंडीशन है? कांस्टेंट प्रेशर है तो किसके बराबर होगा? कांस्टेंट K के बराबर होगा ये, है? इक्वेशन नंबर 11। अब देखिए, हम जो वर्क को स्टेट फंक्शन मान के चल रहे थे, उससे हमको ये इक्वेशन मिल रहा था, लेकिन आइडियल गैस के लिए हमको डिपेंड करता है ये। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो चीज़ मान के चल रहे थे वो सही नहीं है। ठीक है, चलिए इतना उतारिए, फिर एक लाइन लिखवा देंगे आपको, समझ जाइएगा फिर। इतना इक्वेशन 10 लिखने के बाद लिखिएगा, इक्वेशन 10, दिस इक्वेशन shows that volume is independent of temperature T.
इक्वेशन 10 तक हो गया, 10 तक लिख लिए, लिखिए। सुबह कुछ खा पी लिया करो, आँखिया में नींद आ रही है तुम्हारे, लग रहा है। हाँ वैसे ही तो झूम रहे हो। हाँ नमक चाय वाय पी के आया कीजिए कुछ। वो सब वो तीनों चारों चैतन्य दिख रहे हैं, एक ये ढीले ढाले दिख रहे हैं, एक ये भी ढीले ढाले दिख रहे हैं। अब तू मारे क्यों इसको गधादास है? लिखिए इक्वेशन 10 के बाद लिखिए इक्वेशन 10, दिस इक्वेशन शोज दैट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज independent of temperature. This equation shows that volume of an ideal gas is independent of temperature T. ठीक है, फिर अगले लाइन लिखिए बट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ये पूरा लाइन लिख दीजिए। बट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ volume is directly proportional to T, therefore volume of an ideal gas, therefore volume of an ideal gas does depend upon temperature. Does volume of an ideal gas depends upon temperature. Thus work done या work of an ideal, work done by the gas of an ideal gas, and essentially work done is not a state function. Therefore thus work done is not a state function. ठीक है, वर्क डन इज नॉट ए स्टेट।